विद्युत धारा से संबंधित आपके पास ये सवाल है जिसमें आपको बोला गया है कि एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश Q का मान समय t पर निम्न दी गई समीकरण से संबंधित है। Q बराबर 4t क्यूब प्लस 5t प्लस 6 कूलाम। तो आपको बताना है t बराबर 1 सेकंड पर तात्क्षणिक मान धारा का क्या होगा। तात्क्षणिक धारा हम जानते हैं स्टूडेंट, तात्क्षणिक धारा I बराबर लिखी जा सकती है dq अपॉन dt के रूप में, अर्थात हम इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। 4t क्यूब प्लस 5t प्लस 6 t के सापेक्ष जब आप अवकलन करते हैं तो I बराबर 4, t क्यूब का अवकलन होगा 3 आगे t 3 माइनस 1 पावर प्लस 5 t पर पावर 1 है 1 t 1 माइनस 1 और एक 6 कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है जिसकी वैल्यू 0 बनेगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे I बराबर हमें मिलेगा 4 इंटू 3 12 t 3 में से 1 जाते हैं तो 2 प्लस 5 t की घात 0 और किसी संख्या की घात 0 होती है तो वो वैल्यू आपके पास 1 बनती है। तो हमारे पास बनता है एम्पियर। ये हमारे पास विद्युत धारा का मान आता है। अब ये कहता है आपको कि t बराबर 1 सेकंड पर धारा क्या होगी, इसलिए t बराबर 1 सेकंड पर I बराबर 12, t की जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर प्लस 5 मतलब कि 12 प्लस 5, तो I बराबर आपको मिलेगा 17 एम्पियर। ये आपका आंसर है। स्टूडेंट, अफवाह वेग जो टॉपिक अभी हमने पढ़ा है उससे संबंधित एक सवाल है। 1 इंटू 10 की घात माइनस 7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तांबे के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रॉन की औसत अपवाह चाल हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए आपको बोला गया है कि तांबे का घनत्व 9 इंटू 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है 63.5 AMU अर्थात एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक है। तो स्टूडेंट्स, हमें दिया क्या गया है, पहले हम उसको देखते हैं। हमें दिया गया है I बराबर है 1.5 एम्पियर, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं चूँकि इलेक्ट्रॉन्स है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम, और आपको दे रखा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A बराबर 1 इंटू 10 की घात माइनस के 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसके अलावा एक संख्या और दी गई है घनत्व, जिसको हमने स्मॉल n के रूप में पढ़ा है, जो आपके पास है 9 इंटू 10 की घात 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। हमें ज्ञात करना है अपवाह वेग Vd। तो स्टूडेंट, हम इस बात को जानते हैं, हमने पढ़ा है कि I बराबर होता है N A E और Vd। हमें अपवाह वेग Vd निकालना है, तो Vd बराबर लिखा जा सकता है I बटे N A E नंबर 1। आपको करना क्या है, इसी समीकरण में मान रखना है। लेकिन एक समस्या हमारे पास है स्टूडेंट यहाँ पर अभी, कि जो ये आपके पास क्षेत्रफल है E है, लेकिन ये जो घनत्व के रूप में है, ये घनत्व के रूप में अभी आपके पास पूरी संख्या प्राप्त नहीं है। आपको केवल घनत्व के रूप में इसने कहा है, ये घनत्व के रूप में, तो घनत्व के रूप में अपने पास क्या संख्या बनेगी उसको अपने को ज्ञात करने के लिए, क्योंकि आपके पास तांबा का तार है, अब उसमें असंख्य इलेक्ट्रॉन से जो प्रवाहित होते हैं, तो कुल आवेश घनत्व कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे कि परमाणुओं की संख्या। हम लिख सकते हैं परमाणु की संख्या
कैपिटल N जो कि हमारे पास होगा, ठीक, वो अपने पास किस तरह से होगा, जिसको अपन निकाल सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू आवोगाड्रो संख्या। स्मॉल m 1 ग्राम, कैपिटल M जो कि आपको दे रखा है 63.5, आवोगाड्रो संख्या जिसका मान हम सुविधा के लिए 6.023 लेते हैं, लेकिन हम सुविधा के लिए 6 ले लेते हैं यहाँ पे इंटू 10⁻23 के रूप में। ठीक है, ये तो आपके पास आ गई परमाणुओं की संख्या। अब हम ये ज्ञात करना चाहते हैं कि भाई इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी बनेगी। इसलिए हमने कहा इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिसको हम लिखते हैं स्मॉल n से, हमारे पास बनेगा कैपिटल N और इंटू E के रूप में, सॉरी N इंटू घनत्व के रूप में, जो कि आपको दिया गया है E के रूप में, घनत्व के रूप में, जो कि n बराबर आपको मिलेगा, कैपिटल N का मान आपके पास है 6 इंटू 10⁻23 बटे 63.5 इंटू घनत्व आपको दे रखा है इसने 9 इंटू 10⁻3। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास ये आंसर बनेगा 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर माइनस क्यूब के रूप में। ठीक है, ये आपने n निकाल लिया। अब आपको केवल समीकरण 1 में वैल्यू रखनी है। तो हमने कहा समीकरण 1 से आपको मिलेगा Vd बराबर I का मान है 1.5 बटे n आपने निकाला 8.5 इंटू 10⁻28 इंटू A क्षेत्रफल 1 इंटू 10⁻⁻7 इंटू आपके पास रहता है E के रूप में अपने को दे रखा है, सॉरी A के रूप में अपने पास है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें अपवाह वेग Vd बराबर प्राप्त होता है 1.10 इंटू 10⁻⁻3 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास मुक्त। स्टूडेंट, हमारे पास धारा से संबंधित ही एक सवाल और है, जिसमें हमें कहा गया है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है, त्रिज्या r बराबर है 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वेग या चाल के रूप में 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगाता है। तो आपको बताना है कि औसत धारा का मान क्या होगा। I का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। स्टूडेंट, हम ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है यह, इसका यह पथ बनता है, ये इलेक्ट्रॉन v वेग से चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास जिसकी त्रिज्या r है। ठीक है, अब हम इस बात को देखना चाहते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, धारा I बराबर हमारे पास सिंपल फॉर्मूला बनता है Q अपॉन T। तो भाई Q का मान तो निकल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है जिसको अपन आवेश के रूप में लिख सकते हैं। समय कहाँ से लाएं? तो समय के रूप में हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसका पथ एक वृत्ताकार है, और उस वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन v वेग से गतिमान है। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमारे पास बनेगा समय बराबर दूरी बटे चाल। अब दूरी आपके पास वृत्ताकार पथ है, तो हम यहाँ दूरी के रूप में लिखेंगे वृत्त की परिधि, और बटे अपने पास हो जाती है चाल v के रूप में। परिधि है अपने पास 2πr और चाल अपने पास है v। ठीक है, इस प्रकार से t बराबर आपको मिलेगा
2 पाई का मान है 3.14। आर आपके पास बनता है, हमने आर कैपिटल आर लिखा है 5.3 इंटू 10 की घात माइनस के 11 बटे वी का मान है 2.2 इंटू 10 की घात 6 के रूप में। हम इसको सोल्व करते हैं, हमें मिलेगा 15.13 इंटू 10 की घात माइनस के 17 सेकेंड के रूप में। ठीक है, अब आपको ज्ञात करनी है धारा, इसलिए I बराबर होगा Q बटे T। यहाँ आपके पास Q बराबर E है इलेक्ट्रॉन्स, तो हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 बटे 15.13 इंटू 10 की घात माइनस के 17। तो आपके पास बनेगा I बराबर होगा, हम इसको सोल्व करते हैं तो 1.06 इंटू 10 की घात माइनस के 3 एम्पियर। ये हमारा आंसर आता है स्टूडेंट। हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं I बराबर 1.06 मिली एम्पियर, क्योंकि 10 की घात माइनस 3 को मिली लिखा जा सकता है। इस तरह से ये हमारा आंसर होता है, जो कि विद्युत धारा से संबंधित एक सवाल था। अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में यह एक सवाल मेरे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में बनता है। स्टूडेंट्स, ये सवाल आपको क्या कहता है? ये सवाल आपको कहता है कि एक धातु के तार है जिसकी लंबाई L है। ये लीजिए साहब, इसका हमने एक चित्र बनाया। हमने ये कहा कि यह L लंबाई वाला एक तार है और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कैपिटल A। ठीक है, अब ये कहता है यदि तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दें। चलो भाई, हम इस तार की लंबाई को खींचते हैं। हमने इस पर खींचा, खींचने के बाद ये तार हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, पहले से पतला हो जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, लेकिन हमने ये कहा कि भाई इस तार की जो अब लंबाई है ना, वो प्रारंभ की लंबाई से दुगनी हो गई, ये 2L हो गई। लेकिन अब हमें ये पता नहीं है कि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले हम इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल निकालेंगे स्टूडेंट्स, कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं भाई पदार्थ जो आपके पास तार है तो तार। अब आप इसको लंबाई को खींचें या इसको सिकुड़ाएं, जो भी मटेरियल है वो पूरा मटेरियल यही बनता है आपके पास। जो भी परिवर्तन आप करेंगे वो इसी भाग में से करेंगे आप। ठीक है, तो इस आधार पर हमने कहा कि भाई इस तार का प्रारंभिक घनत्व जो होगा वही इसका अंतिम घनत्व भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो हमने ये कहा यदि हमारे पास तार का घनत्व D है, क्या हमने कहा यदि तार का घनत्व D है, तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि तार का घनत्व स्मॉल d हो तो। अब घनत्व स्मॉल d है तो साहब किस तरह से आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो? आप जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के रूप में। द्रव्यमान चूंकि एक समान है तार का, ठीक है ना, तो ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं प्रारंभिक द्रव्यमान बराबर अंतिम द्रव्यमान, जो कि एक सिंपल फॉर्मूला लगेगा आपके पास, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। ठीक है, अब प्रारंभिक द्रव्यमान के रूप में अपने पास है घनत्व d, आयतन को हमने लिख दिया क्षेत्रफल और इंटू लंबाई के रूप में। आ जाइए अब अंतिम स्थिति के रूप में, घनत्व को d लिख दिया साहब, क्षेत्रफल जो है वो हमें ज्ञात करना है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया a डैश। ठीक है, L तार की लंबाई हो गई दुगनी 2L। आप इसको सॉल्व करते हैं, d से d कैंसिल हो जाएगा,
एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ए डैश आपको प्राप्त होता है A/2। मतलब कि इस नए तार का जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल होगा वो प्रारंभिक क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा रह जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने ये कहा इसलिए प्रारंभिक प्रतिरोध निकालते हैं। पहले प्रारंभिक प्रतिरोध क्या होगा, हम उसको नाम देते हैं R बराबर होगा ρL/A, जो कि हमने फॉर्मूले के रूप में पढ़ा है। हमें नया प्रतिरोध निकालना है, तो हमने कहा इसलिए नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध आपको प्राप्त होगा R डैश बराबर रो, L की जगह लंबाई दुगनी आपने कर दी 2L। ठीक है, और अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हुआ A डैश के रूप में, जो कि A/2 बनता है। ठीक, तो R डैश बराबर आपको मिलेगा रो, 2 ऊपर ट्रांसफर चल जाएगा होगा 4L/A। ठीक है, या हम इसको कहें तो हमारे पास बनता है 4ρL/R। हमने समीकरण 1 से शामिल किया R को, तो R डैश बराबर होगा 4R। समीकरण नंबर 2 आपके पास। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जब तार की लंबाई को दुगना कर दिया तो जो नया तार बना, उस नए तार का जो प्रतिरोध है वो प्रारंभिक प्रतिरोध का 4 गुना हो जाता है। कितना गुना, 4 गुना। अब इसमें ये कहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो अब हमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इसलिए प्रतिशत वृद्धि निकालने का फॉर्मूला आपने 11 में पढ़ा भी है, अंतिम माइनस प्रारंभिक बटे प्रारंभिक इनटू 100। तो हमने इसको फॉर्मूले के रूप में सेट किया, अंतिम प्रतिरोध माइनस प्रारंभिक प्रतिरोध बटे प्रारंभिक प्रतिरोध इंटू 100। अब चूंकि आपने 100 से गुणा कर दिया तो यहाँ सिंबल बनेगा प्रतिशत का। ठीक है, अब हमारे पास प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, अंतिम प्रतिरोध के रूप में आपके पास आएगा 4R माइनस प्रारंभिक है R बटे R इंटू 100 बराबर, यहाँ आपके पास बनता है 3R बटे R। R से R कैंसिल हो जाएगा और आपको प्राप्त होगा 300%। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5 आपके पास है, जिसमें आपको कार्बन प्रतिरोध का वर्ण संकेतांक आपको दे रखा है 62 × 10⁻³ और प्रतिशत सहरता ±5% आपको लगाई गई है साथ में। ओम मात्रक है इसका। भौतिक ज्ञान में मात्रक का विशेष ध्यान रखिए स्टूडेंट। आपको बोला गया है कि इसमें वर्ण कोड का क्रम लिखिए। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कार्बन प्रतिरोध के लिए प्रथम 2 संख्या अंक को, तीसरी संख्या गुणक संख्या को और चौथी संख्या प्रतिशत सहरता या शुद्धता को दर्शाती है। तो स्टूडेंट्स, हम सारणी से जब इसको टैली करते हैं तो नंबर 1 जो कि 6 आपके पास है, 6 के लिए रंग आपके पास आता है नीला रंग। नंबर 2 अंक है जिस पर आपके पास आता है लाल रंग के लिए। गुणक संख्या जो कि आपके पास 10⁻³ है, इसके लिए आपके पास आता है नारंगी रंग। और अंतिम जो कि आपके पास बनता है 5%, इसके लिए रंग आपके पास बनता है सुनहरा। इस तरह से जो कार्बन प्रतिरोध आपके पास है उसका सिंबल मैंने आपको दिखाया, इस तरह से बनेगा। पहला रंग आपके पास बनेगा नीला, ये भी आप चित्र में बनाइए, जब भी सवाल पूछता है आपसे वह लाल, ये होगा नारंगी और ये बनता है आपके पास सुनहरा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बोला गया है कि x बराबर 4 ओम,
और y बराबर आपके पास है 48 इंटू 10 की घात माइनस के 8 ओम इंटू मीटर। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, अर्थात x तो प्रतिरोध है और y आपके पास है प्रतिरोधकता, जिसको हमने लिखा है ओम इंटू मीटर के रूप में। ओके, आपको बोला गया है यदि चालक के तार की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो बताइए x और y का मान लिखिए। ठीक है सर, अब आपने जैसा बताया कि तार का प्रतिरोध हम जानते हैं लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, जबकि प्रतिरोधकता केवल तार के पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करती है। इसलिए हमने कहा नया प्रतिरोध, x की जगह हमने नाम दे दिया x डैश। अब चूंकि लंबाई आधी की जाती है तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा, अतः 4/2 अर्थात 2 ओम। ये आपका पहला आंसर होगा। स्टूडेंट्स, ये आपका बनता है पहला आंसर। आप लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि प्रतिरोध तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। जबकि प्रतिरोधकता तार के पदार्थ की प्रकृति व ताप पर निर्भर करती है। अतः प्रतिरोधकता अपरिवर्तित रहेगी। तो स्टूडेंट, ये आपका पूरा आंसर देने का तरीका और एक मेरे हिसाब से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस साल का 2021 का आपके बोर्ड एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। अतः कुल आंसर आपका बनेगा x डैश बराबर तो होगा 2 ओम और y बराबर आपके पास रहेगा 48 इंटू 10 की घात माइनस के 8 ओम इंटू मीटर। ये आपका आंसर बनता है। स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 7 अपने पास है, जिसमें आपको बोला गया है टंगस्टन का तार जिसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, लंबाई आपको दे रखी है 1.5 मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जिसको हम a के द्वारा दर्शाते हैं, ये आपको दे रखा है 0.60 इंटू 10 की घात माइनस 6 मीटर स्क्वायर, जिसकी सिरों के मध्य 0.90 वोल्ट था। V बराबर आपको दे रखा है 0.90 वोल्ट। ठीक है, का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तार में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। I का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको इसके अलावा टंगस्टन की प्रतिरोधकता रो बराबर दे रखा है 5.6 इंटू 10 की घात माइनस की 8 ओम इंटू मीटर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि तार का प्रतिरोध R बराबर होता है रो L अपॉन A। ठीक है, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो R बराबर रो का मान है 5.6 इंटू 10 की घात माइनस के 8, L का मान है 1.5 बटे A आपके पास है 0.60 इंटू 10 की घात माइनस के 6। हम इसको सॉल्व करेंगे तो R बराबर आपको मिलेगा 0.14 ओम। ये तो हमारे पास आया प्रतिरोध। स्टूडेंट्स, यहाँ देखते हैं V दे रखा है और R आपने ज्ञात कर लिया। धारा आपको ज्ञात करनी है,
अतः हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर होता है IR, तो आपको मिलेगा I बराबर V बटे R, अर्थात I बराबर V का मान आपके पास है 0.90 बटे R का मान आपने प्राप्त किया 0.14। तो आप इसको सोल्व करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आएगी, भाग देने पर 6.43 एम्पियर। इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 7 पूरा होता है। प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक पर 5 ओम तथा भाप बिंदु पर 5.23 ओम है। जब तापमापी को किसी तप्त ऊष्मक में प्रवेश कराया जाता है तो तार का प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है। तो ऊष्मक का ताप ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ कंडीशन आपको दे रखी है। एक तो हिमांक मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस ताप की अवस्था। अब इसकी कंडीशन पे हमें प्रतिरोध दिया गया है R0 5 ओम के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब कहता है भाप बिंदु हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर प्रतिरोध दे रखा है 5.23 ओम के रूप में। ठीक है। और कोई ताप आपके पास है जो आपको ज्ञात करना है, जहां प्रतिरोध 5.795 ओम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो देखिए, हमने पढ़ा है RT बराबर होता है R0 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है। जो कथन हमारे पास है उसके आधार पर हम इस समीकरण को बनाते हैं। 0 को रखते हुए 100 के साथ पहले लेते हैं R100 100 डिग्री सेल्सियस अर्थात भाप बिंदु पर बराबर होगा R0 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा T। ठीक है। और हम इसको थोड़ा पक्षांतरण वगैरह करते हैं तो R100 इसको पक्षांतरण करके माइनस के R0 बराबर R0 एल्फ़ा और डेल्टा T आपके पास प्राप्त होगा। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो हमारे पास डेल्टा T के रूप में हो जाएगा 100। तो अपने पास बाद में सॉल्व कर लेंगे, इसको नंबर 1 ले लेते हैं अपन। इसी प्रकार हमने कहा T के लिए, हमने कहा RT बराबर R0 1 प्लस एल्फ़ा और डेल्टा T। RT के रूप में आपके पास है माइनस के R0 बराबर एल्फ़ा R0 और डेल्टा T। इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट, यहाँ दोनों इक्वेशंस अलग अलग है आपके पास। ये तो है आपके पास 100 माइनस 0 के रूप में और ये T के रूप में आपके पास है। तो हम ऐसे समीकरण के रूप में सबसे पहले हम लेते हैं समीकरण को। अब कौन से समीकरण को किस तरह से आप व्यवस्थित करेंगे, देखिए ये आपके पास है तापांतर के रूप में। हमने इसको थोड़ा चेंज किया, RT माइनस R0 बराबर एल्फ़ा R0। हमने मान लिया T माइनस 0। T ताप जो आपको ज्ञात करना है 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ प्रतिरोध R0 आपके पास है। हम इसको लेते हैं समीकरण नंबर 2 के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने इसको सोल्व किया तो 0 की कोई वैल्यूशन तो आपके पास होगी नहीं, तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला बन जाता है एल्फ़ा R0 T के रूप में। ठीक। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। आप यहाँ पर भी इसको तापांतर के रूप में लिख सकते हैं। समीकरण 1 से हमने कहा R100 माइनस R0 बराबर R0 एल्फ़ा भाप बिंदु 100 माइनस 0, मतलब कि R0 एल्फ़ा और इंटू 100 आपको मिलेगा। इसको मैं नंबर 3 ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमारे पास दोनों समीकरण का रूप अलग अलग बन जाता है। अब हम इन्हें सोल्व करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। अब सोल्व करने का तरीका आपके पास क्या होगा कि आप समीकरण 1 में 2 में 3 का या 3 में 2 का भाग दे दीजिए। तो हमने कहा समीकरण 2 भाग 3 से RT माइनस R0 बटे
R100 माइनस R0 बराबर आपके पास यहाँ बनता है एल्फ़ा R0 इंटू टी बटे R0 एल्फ़ा इंटू 100। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। टी एल्फ़ा कैंसिल, R0 कैंसिल, 100 बनता है यहाँ आर टी का मान आपके पास है 5.795 माइनस 5 बटे R100 है आपके पास 5.23 माइनस 5 बराबर आपके पास यहाँ शेष रहता है बटे में 100 और अंश में आपके पास है टी। हम टी बराबर निकालेंगे, आप इसमें से लेस करेंगे तो आपके पास आता है 0.795 इंटू 100 बटे इसमें से लेस किया 0.23। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको सोल्व किया, टी बराबर आपको प्राप्त होगा 345.65 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर होता है स्टूडेंट्स। जिसमें आपको बोला गया है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, जिसकी सहायता से प्रतिरोध में परिवर्तन ज्ञात कर ताप का मान ज्ञात किया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 50 ओम प्राप्त होता है। जब तापमापी को एक पात्र में रख दिया जाता है तो इसके प्रतिरोध का मान बढ़कर 80 ओम हो जाता है। तो आपको ये मानते हुए बताना है कि इस ताप को परास में प्रतिरोध का मान रेखीय परिवर्तन होता हुआ इसके गलन बिंदु का मान आपको ज्ञात करना है, अर्थात ताप निकालना है स्टूडेंट इसमें हमारे पास। तो यहाँ पर आपको कुछ राशियाँ दे रखी है इसने, एग्जाम्पल नंबर 9 आपके पास है, जिसके आधार पर आप देखेंगे एल्फ़ा बराबर आपको होगा, दे रखा है इसने ये 3.8 इंटू 10 की घात माइनस के 3 डिग्री सेल्सियस इन्वर्स के रूप में। अब संबंध के रूप में आपको इसने ताप दे रखा है T डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध RT बराबर आपके पास है 80 ओम के रूप में। ठीक है, और R0 बराबर आपको दे रखा है 50 ओम, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पर ताप बनता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमने कहा डेल्टा T बराबर लिखा जा सकता है RT माइनस R0 बटे एल्फ़ा R0। वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट्स में, हमने इसमें वैल्यू रखी तो हमें प्राप्त होगा डेल्टा T बराबर 80 माइनस 5 बटे एल्फ़ा 3.8 इंटू 10 की घात माइनस के 3 R0 50। ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर हमें ये वैल्यू प्राप्त होती है 3 इंटू 10 की घात 3 बटे 19। ठीक है, या लिखा जा सकता है T2 माइनस T1 बराबर, हमने भाग दिया, सोल्व किया 157.9 डिग्री सेल्सियस, या T2 बराबर T1 प्लस 157.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम इसको और लिख सकते हैं, हमें प्राप्त होगा T2 बराबर T1 का मान है 20 और आपने 20 157 में जोड़े तो आपके पास बनता है 177.9 डिग्री सेल्सियस। ये स्टूडेंट्स वो ताप आ गया जिस पर हमें प्रतिरोध 80 ओम प्राप्त होता है। स्टूडेंट्स आपके पास ये सवाल है, इस सवाल में आपको बोला गया है A व C के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो संधारित लेसन नंबर 4 की वीडियो में मैंने आपको इस तरह के सवालों को हल करने के लिए बताया है कि आप जिस बिंदु पर आपको पहुंचना है, प्रारंभिक बिंदु से आप वहां पहुंचिए। जहां आपके पास रास्ते का बंटवारा होता है, रास्ता बढ़ता है, वहां समांतर क्रम व्यवस्था आपके पास बनती है। हम चलते हैं ए से सी की ओर।
तो हम देखते हैं कि यहाँ आने पर हमें दो रास्ते मिलते हैं। हमने कहा इसमें धारा I1 है और इसमें धारा I2 जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तो हो गए समांतर क्रम में, ठीक है। तो पहले हम इन दोनों को हल करेंगे, इन दोनों को मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, मैं इसको एक नाम देता हूँ R1, ठीक है। तो हमने ये कहा चित्र के आधार पर R1 बराबर हमारे पास बनेगा 4 × 4/4 + 4 मतलब 16/8 अर्थात 2 ओम, ठीक है। अब इसका सरल रूप लेते हैं परिपथ का। तो ये तो है हमारे पास 2 ओम जो आपको दे रखा है बिंदु ए के रूप में, और ये है आपके पास बिंदु बी, और यहाँ आपने सोल्व किया, ये आपके पास आया 2 ओम और ये बिंदु सी के रूप में आपके पास। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम कि यह हमारे पास एक सरल रेखा के रूप में आपस में जुड़े हुए हैं, अर्थात श्रेणी क्रम चेन के रूप में जुड़े हुए हैं। तो इस अवस्था में हम कहेंगे तुल्य प्रतिरोध RS बराबर 2 + 2 मतलब कि श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध संयोजन आपके पास बनेगा 4 ओम। इस तरह से ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अगला सवाल हमारे पास है A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। देखिए पहले हम इस परिपथ का सरल से सरल रूप ज्ञात करना चाहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ तक की व्यवस्था में कठिनाई हमें बनती है, ये जटिल परिपथ व्यवस्था कहलाती है। तो सबसे पहले हम इस जटिल को सरल रूप में बदलेंगे। कैसे? आप देखते हैं कि ये दोनों प्रतिरोध जो है वो आपस में आपके पास श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। मैंने इसको नाम दे दिया R1, ठीक है। तो हमने ये कहा चित्र से पहले हम R1 का मान निकालेंगे। R1 बराबर होगा 7 + 5 = 12 ओम, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये दोनों जो प्रतिरोध है ये आपके पास जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। हमने इसको नाम दे दिया R2, ठीक है। तो आपके पास बनता है R2। समांतर क्रम व्यवस्था का फॉर्मूला है 3 × 6/3 + 6, 6 × 18/9 अर्थात 2 ओम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस परिपथ का सरल रूप बदलते हैं। देखिए ये तो 5 ओम का प्रतिरोध है, यह आपने सोल्व कर लिया है, और यह अभी आपने सोल्व नहीं किया 4 ओम, और इनको आपने सोल्व किया था R2 के रूप में, तो 2 ओम आपको आंसर प्राप्त हुआ था, 2 ओम, ठीक है। हमने इनको आपस में जोड़ दिया। ये आपके पास बनता है बिंदु A, यह बनता है बिंदु B, और ये आंसर आपके पास आया था 12 ओम, और ये आपके पास ऑलरेडी था 5 ओम, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करें? सबसे पहले आप इन दोनों को सोल्व करो कि सर ये तो श्रेणी क्रम में है, ये तो 6 हो जाएगा, ये तो बहुत आसान है। लेकिन हम देखते हैं 6 आता है, इसके बाद हमारे पास ये दोनों आपस में बनेंगे समांतर क्रम। तो पहले हम इसको निकालते हैं, इसको हम नाम देते हैं R'। तो R' आपके पास बनेगा 4 + 2 = 6 ओम, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं, चूँकि R' प्रतिरोध 12 ओम के साथ समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, अतः हम इस पूरी स्टेप को अब सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स एक साथ। इस तरह से इस पूरी स्टेप को हम सोल्व करते हैं। तो हमें मिलता है R, नाम देता हूँ मैं इसको, 12 × 6/12 + 6। 12 को हम 6 से गुणा करते हैं तो 72,
और 12 में 6 जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है 18। 18 का भाग जब हम 72 में देते हैं तो ये आता है 4 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा से इसका सरल परिपथ बनाते हैं। आइए, हमारे पास ये तो है 5 ओम और आपने इस पूरी परिपथ व्यवस्था को हल किया तो आपके पास ये बनता है 4 ओम। ठीक है, ये 5 ओम। अब आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है स्टूडेंट यह कि सर ये तो अब हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। सही बात है आपके पास, इसलिए R बराबर आपको मिलेगा, आप इसको मान लीजिए R1, इसको मान लीजिए R2। R1 प्लस R2 5 प्लस 4 अर्थात R बराबर आपके पास बनेगा 9 ओम के रूप में। A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। यहाँ जो चित्र बना हुआ है इसमें आपके पास ये स्विच है जो खुला हुआ है अभी। यदि मैं इसको टच कर देता हूँ तो बंद होगा, मैंने इसको खोल रखा है अर्थात इस भाग में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, हमने ये कहा तो ऐसी अवस्था में हमें A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा वो आपको ज्ञात करना है। तो अब हमने ये कहा कि एस मतलब कि स्विच खुला है। दो केस हम उस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। जब हमने स्विच को खुला रखा तो ऐसे स्टूडेंट में हमने कहा स्टूडेंट्स कि जब स्विच खुला हुआ है तो परिपथ में धारा इस शाखा में एक समान और इस शाखा में एक समान प्रवाहित होती है। जैसा कि हमने थ्योरी में पढ़ा था, जब धारा का मान एक समान है तो ऐसे प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में मानते हैं। तो हमारे पास यदि हम ये कहें कि यह प्रतिरोध हमारे पास है R1, यह R2, यह R3 और यह R4, तो हम ये देखते हैं कि R1, R2 श्रेणी क्रम में और R3, R4 श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस भाग को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इस वाले भाग को। इसको मैं नाम देता हूँ R डैश। आंसर आता है मेरे पास R डैश बराबर R1 प्लस R2, जिसको आप लिखेंगे 10 प्लस 10 बराबर 20 ओम। इसी प्रकार से हमने इसको नाम दे दिया R डबल डैश बराबर होगा R3 प्लस R4, मतलब कि 10 प्लस 10 बराबर 20 ओम। ठीक है, अब आपने दोनों को हल कर लिया। अब ये दोनों चित्र की हम नई व्यवस्था देखते हैं तो ये हमारे पास संयोजन होता है इस तरह का। A और B, स्विच का कोई रोल नहीं है क्योंकि खुला हुआ है आपके पास। ये आपने यहाँ हल किया 20 ओम आया, इसको आपने हल किया था 20 ओम। अब ये दोनों हमें समांतर क्रम में दिखाई देते हैं तो RP बराबर बनेगा 20 इंटू 20 बटे 20 प्लस 20। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास बनेगा यह 10 ओम के रूप में। ये हमारा आंसर होगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब यदि मैं इस चित्र को क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में इस तरह से बोल दूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने इस स्विच को बंद कर दिया, मैंने इस स्विच को बंद कर दिया। ये इस स्विच को हमने बंद कर दिया, अर्थात इस भाग में धारा प्रवाहित हो रही है। ये 10 ओम था आपका, ये भी 10 ओम था, ये आपके पास 10 ओम और ये भी 10 ओम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका लॉजिक क्या करेगा, A और B, अब धारा का बंटवारा होता है। इस भाग में और इस भाग में धारा एक समान,
और इन दोनों भागों में धारा की मात्रा एक समान रहेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों समांतर और ये दोनों आपस में समांतर, क्योंकि स्टूडेंट इन बिंदुओं पर धारा का विभाजन होगा, वो डिपेंड करता है कि धारा इस ओर जाती है या फिर इस ओर आती है। तो इसका हम एक सरल परिपथ इस तरह से देखते हैं स्टूडेंट्स, इस चित्र का ये परिपथ आपके द्वारा इस तरह से बनाया जा सकता है। ए और ये बी, यह आया 10 ओम, ये 10 ओम। इस स्विच की प्रक्रिया की स्थिति आपके पास है 10 ओम और यह भी 10 ओम। ठीक है, अब दोनों समांतर क्रम में हैं, दोनों को हम अलग अलग हल करेंगे तो आंसर एक जैसा ही आएगा। तो हमने ये नाम दे दिया कि ये तो हमारे पास है R1 की स्थिति और ये हमारे पास बनती है R2 की स्थिति, R1 और ये R2। ठीक है, अब हम दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होता है R1 बराबर R2 बराबर 10 इंटू 10 बटे 10 प्लस 10, 100 बटे 20, अर्थात R1 बराबर R2 बराबर 5 ओम आपको प्राप्त होगा। चलिए अब इसको और सरल रूप लेते हैं अपन। हमने कहा कि ये तो हमारे पास हो गया R1, सर जो आपने अभी सोल्व किया था 5 ओम, R1 बराबर, और ये हो जाता है हमारे पास R2 जिसको भी अभी हमने सोल्व किया है, और ये होते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब ये संयोजन बनता है श्रेणी क्रम, तो तुल्य प्रतिरोध बनेगा R बराबर R1 प्लस R2, मतलब कि R बराबर होगा 5 प्लस 5, अतः आपका फाइनल आंसर होगा R बराबर 10 ओम। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एक ही सवाल के दो भाग देखे, जब स्विच खुला है और जब स्विच बंद है। जब स्विच खुला था तो हमारे पास प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जो हमें प्राप्त हुआ था वो आया था 10 ओम, और जब हमने स्विच को बंद करके प्रतिरोध ज्ञात किया तो हमने ये देखा हमारा आंसर आता है 10 ओम के रूप में। स्टूडेंट्स आपके पास है आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 13, जिसमें आपको एक परिपथ व्यवस्था दी गई है और इस परिपथ व्यवस्था में 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की 16 वोल्ट की एक बैटरी है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है और परिपथ व्यवस्था आपको दी गई है। इसमें 3 सवाल है। पहला सवाल है नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, पहले हम पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध के रूप में स्टूडेंट हम देखते हैं कि ये दोनों प्रतिरोध परस्पर समांतर क्रम में हैं और ये दोनों परिपथ में प्रतिरोध भी समांतर क्रम में हैं। तो हम इसको मान लेते हैं R1, जिसका मान आपके पास बनेगा 4 इंटू 4 बटे 4 प्लस 4, अर्थात 16 बटे 8, 2 ओम। इसी प्रकार से R2 बराबर आपको मिलेगा 12 इंटू 6 बटे 12 प्लस 6, जो कि आपके पास बनेगा 4 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हम देखते हैं कि अब यह प्रतिरोध, यह प्रतिरोध और यह प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध परस्पर श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध आपको प्राप्त होगा। तुल्य प्रतिरोध R बराबर 2 प्लस 1 प्लस 4, आपके पास बनेगा 7 ओम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके पास इस सवाल नंबर 13 का पहला सवाल पूरा होता है। इसका सेकंड भाग आपके पास है, जिसमें आपको बोला गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो स्टूडेंट, जैसा कि चित्र में दिया गया है कि 4 ओम में धारा I1 और धारा I2 प्रवाहित होती है। ये धारा बिंदु B पर मिलकर 1 ओम की प्रतिरोध कुंडली में प्रवाहित होती है। I3 12 ओम में और I4 6 ओम में प्रवाहित धारा का मान है।
यहाँ हमें इन धाराओं का मान ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम परिपथ में बहने वाली कुल धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो कुल धारा हमारे पास बनेगी I बराबर कुल विद्युत वाहक बल या कुल वोल्टता बटे कुल प्रतिरोध। कुल वोल्टता आपके पास है 16 वोल्ट और कुल प्रतिरोध आपके पास बनता है स्टूडेंट्स 7। तो ये टोटल था और एक आंतरिक प्रतिरोध और हमारे पास हो गया। तो 7 + 1 16/8 अर्थात 2 एम्पियर आपके पास इस परिपथ में प्रवाहित होने वाली कुल धारा है 2 एम्पियर की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले A और B के मध्य विभवांतर की स्थिति ज्ञात करेंगे। क्योंकि कारण यह है कि आपको I1 और I2 का मान निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं समांतर क्रम संयोजन में वोल्टता बराबर रहती है। तो ऐसी स्थिति में इस पहले तार पर जितनी विभव बनेगा उतना ही विभव दूसरे तार पर भी बनेगा। तो हमने ये कहा A व B के मध्य विभवांतर, A व B के मध्य विभवांतर आपको प्राप्त होगा V1 बराबर V2 अर्थात 4I1 बराबर होगा 4I2, या आप कह सकते हैं कि I1 बराबर है I2। हमने इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। हम इसको आगे सोल्व करते हैं। चलिए अब हम लेते हैं दूसरे भाग में। हम ये देखते हैं कि ये दोनों धाराएं मिलकर इस प्रतिरोध में प्रवाहित होती है, जैसा कि आपको चित्र में बता रखा है इसने। ठीक है, तो अब ये दोनों धाराएं मिलती हैं मतलब कि I1 + I2, और ये I1 + I2 का मान चूंकि श्रेणीक्रम अवस्था बन जाएगी तो हम ये देखते हैं कि I1 और I2 मिलकर बनती है 2 एम्पीयर की धारा, जो कि 1 ओम की कुंडली में या प्रतिरोध में प्रवाहित होती है। तो इस आधार पर हमारे पास बनेगा यह यहाँ पर कि चूंकि हमारे पास I बराबर बनेगा I1 + I2 जो कि बराबर है 2, या हम ये कह सकते हैं कि 2 बराबर होगा 2I1 या 2I2, जिससे हमें मिलेगा I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर। I1 और I2 का मान हमें 1 एम्पियर के रूप में प्राप्त होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं हमारे टॉपिक को, जिसके आधार पर हमें I3 और I4 का मान निकालना है। कंडीशन यहाँ पर भी सेम है स्टूडेंट कि दोनों बिंदुओं पर विभवांतर की स्थिति समान होनी चाहिए। तो हमने कहा C और D के लिए, C व D के मध्य विभवांतर हम मान लेते हैं V3 बराबर V4। I3 × 12 बराबर I4 × 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंडीशन क्या है यहाँ पर भी हम देखते हैं हमारे पास बनेगा 2I3 बराबर होगा I4। ओके, अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अगेन हमारे पास कंडीशन बनी हुई है कि I3 + I4 बराबर है 2 एम्पियर। तो हमें मिलेगा I4 की जगह आप रख सकते हो I3 × 2, तो आपके पास बनेगा I3 + 2I3 बराबर 2। तो आपको मिलेगा I3 बराबर होगा 2/3 एम्पियर। ये आपके पास आती है I3 धारा। अब इसी प्रकार से I4 आपको ज्ञात करना है, तो आप I3 का मान किसी भी एक भाग में रख दीजिए। हमने कहा इसलिए 2I3 2/3 एम्पियर इक्वल टू कितना I4। तो आपको प्राप्त होगा I4 बराबर होगा 4/3 एम्पियर। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने I1 I2 बराबर 1 एम्पियर, I3 और I4 2/3 और 4/3 एम्पियर प्राप्त किया। अब इस क्वेश्चन का हमारे पास तीसरा और आखिरी भाग है, जो आपको बोलता है कि वोल्टता पाथ VAB, VBC और VCD
मतलब कि इन दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभव अंतर अर्थात विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स VAB हमें निकालना है, एक हमें निकालना है VBC और एक हमें निकालना है VCD। ठीक है, तो A और B के मध्य विभवांतर आप चित्र से देखिए, चित्र में आपको लगता है A और B के मध्य विभवांतर की स्थिति ज्ञात करनी है। तो हमें इनके मध्य का जो प्रतिरोध होगा वो ज्ञात करना रहेगा, जो कि आपके पास आया था 2 एम्पियर। और इस भाग में जो धारा आपके द्वारा प्रवाहित की गई थी 2 एम्पियर की धारा थी। तो इस आधार पर हमारे पास यहाँ VAB का जो मान बनेगा वो हम कहेंगे I और RAB। I का मान है 2 और RAB आपने ज्ञात किया है 2 अर्थात 4 वोल्ट। ऐसे ही VBC आपको निकालना है। आप देखते हैं कि इसका प्रतिरोध तो 1 ओम है और धारा आपके पास 2 एम्पीयर की प्रवाहित होती है। तो हमारे पास धारा तो है I और प्रतिरोध हमने लिख दिया 1, तो 2 × 1 2 वोल्ट के रूप में ये आपके पास इसकी वोल्ट आएगी। और CD में भी हमारे पास बनता है I और RCD का तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त हुआ था 4 ओम के रूप में, तो 2 × 4 = 8 वोल्ट। इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 13 का तीसरा भाग पूरा होता है। अभी श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने आपको बताया कि यदि दोनों सेल परस्पर विपरीत ध्रुवता के टर्मिनल से जोड़ दिए जाते हैं तो ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। लेकिन मैंने आपको ट्रिक के रूप में एक बात और बताई, यदि आपको इस परिपथ व्यवस्था के दौरान यदि आपको सेलों की ध्रुवता को परस्पर बदल दिया जाए तो आप E1 + E2 के स्थान पर E1 - E2 का यहाँ उपयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इससे संबंधित मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बनाया है जिसमें आपको बोला गया है कि यहाँ 2 बैटरी है जिसकी वोल्टता E1 = 9 वोल्ट और E2 = 6 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध यहाँ हमारे पास 0 है, मतलब है नहीं इसलिए, और 2 प्रतिरोध हमें दे रखे हैं 2 ओम और 4 ओम, जो श्रेणी क्रम में जोड़ते हुए परस्पर ये परिपथ व्यवस्था हमारे पास है। स्टूडेंट, परिपथ में बहने वाली धारा का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे को यहाँ पर चित्र में हम देखते हैं कि सेल E1 व E2 हमारे पास श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य विद्युत वाहक बल हमें प्राप्त होगा E0 बराबर E1 + E2 के जगह हम लेंगे E1 - E2 या E2 - E1। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स जिसकी वोल्टता ज़्यादा है। जैसे E1 की वोल्टता ज़्यादा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर E1 - E2। 9 - 6 मतलब कि 3 वोल्ट के रूप में। ठीक है, और कुल प्रतिरोध आपको प्राप्त होता है। चूँकि संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन है इसलिए RS बराबर लिखा जा सकता है R1 + R2। 2 + 4 बराबर कितना 6 ओम। ठीक स्टूडेंट्स, आपने ये 2 चीज़ें ज्ञात कर ली है। अब आपको जैसा कि जानकारी है, हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ में प्रवाहित धारा हम ज्ञात करते हैं। हमने फॉर्मूले के रूप में ज्ञात किया है विद्युत धारा I बराबर होगा E0/RS के रूप में। E0 आपके पास है 3 और प्रतिरोध आपके पास है 6। तो इस तरह से आपके पास धारा I बराबर बनता है 0.5 एम्पियर के रूप में। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध में जो धारा प्रवाहित होगी उसका मान होगा 0.5 एम्पियर। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 15 हमारे सवाल में दे रखा है स्टूडेंट्स, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। तो बल्ब द्वारा व्यय शक्ति का मान आपको ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स, अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 2 नंबर में पूछने लायक सवाल भी आपका ये बनता है।
इसके आधार पर आपको जो दिया गया है वह आपके पास है कि V बराबर आपको है 220 वोल्ट, ठीक है। P बराबर शक्ति 100 वाट, वाट शक्ति का मात्रक होता है स्टूडेंट्स, और बल्ब के द्वारा वे शक्ति आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स हम इस बात को ये देखते हैं कि हमारे को सबसे पहले फॉर्मूले के रूप में आपको प्रतिरोध ज्ञात करना रहता है। तो हमने ये कहा बल्ब का प्रतिरोध हम निकालते हैं यदि, तो प्रतिरोध के रूप में हमें प्राप्त होगा R बराबर V² बराबर लिखा जा सकता है 220 इंटू 220 बटे P का मान आपके पास है 100। आप इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास आता है R बराबर 484 ओम के रूप में, ठीक है। अब इसने ये कहा है आपको कि स्रोत द्वारा जो शक्ति है उसकी वोल्टता, स्रोत की वोल्टता आपको दे रखी है, स्रोत की वोल्टता V' बराबर आपके पास है 110 वोल्ट। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला बहुत इजी है आपके पास। अब आपको शक्ति निकालनी है, इसलिए वे शक्ति आपके पास बनेगी P बराबर V² के रूप में बटे R। V² के रूप में आपके पास है 110 इंटू 110 बटे R का मान अभी आपने निकाला है 484 ओम के रूप में। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो P बराबर आपके पास बनता है 25 वाट। स्टूडेंट्स यहाँ 25 वाट जो है वो विद्युत व्यय अर्थात विद्युत शक्ति की हानि होती है।